आज मैं दिन भर गोवा में ही था। हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी ने और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था जो स्थितियां निर्माण हुई उसके लिए आप एक बार गोवा जाकर हमारे मंत्री, हमारे एमएलए, पार्टी के लोग, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है जिनके मन में असंतोष है, सबसे बात करके क्या क्या हो सकता है वो देखिए। तो आज दिन भर मेरी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके आधार पर सभी स्टेक होल्डर से, एमएलए से, हमारे मंत्रियों से, हमारे सरकार में जो हमारे पार्टनर हैं उनके प्रमुख नेताओं से, सभी से डिटेल में बातचीत हुई और सब बातचीत के आधार पर अभी मुख्य सचिव के उपस्थिति में और कुछ अधिकारियों की उपस्थिति में मंत्रियों के साथ भी उनसे भी चर्चा हुई। ये जो निर्णय हुआ है ये ना भारत सरकार का है ना गोवा सरकार का है, पर ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और हमारे लोकतंत्र के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सब ने सम्मान करना चाहिए। इस निर्णय के आधार पर बहुत से लोगों का कहना यह था कि इस निर्णय में कुछ हमको जो बातें लग रही थी वो बातें ठीक प्रकार से प्रेजेंट नहीं हुई। कुछ स्टेक होल्डर्स का कहना यह था कि इसका जो जजमेंट आया उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। तो स्वाभाविक रूप से जब स्टेक होल्डर्स में इस बारे में इस प्रकार का विचार था तो हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि आज के इस स्थिति में जो जजमेंट हमको प्राप्त हुआ है उसको लेकर हम लोग और थर्ड ओपिनियन करके देश के प्रमुख लॉयर से ओपिनियन ले ले कि भाई इस जजमेंट के बाद हमारी लाइन ऑफ एक्शन कौन सी रहनी चाहिए। क्या इस जजमेंट का आधार लेकर जो जो स्टेक होल्डर्स की अपेक्षा उसमें से कुछ हम कर सकते या नहीं कर सकते। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 3 मंत्रियों की कमेटी अपॉइंट की थी, उन्होंने जो नाम दिए थे उसमें से जो नाम अभी फिलहाल किसी स्टेक होल्डर्स के लॉयर्स नहीं है, वो नाम तीनों मंत्रियों के सम्मति से तय करके उसका ओपिनियन तुरंत लेना ये तय हुआ है। और वो ओपिनियन प्राप्त होने के बाद हमने जो आज स्टेक होल्डर्स आए थे उनको भी ये कहा कि आप भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, एमिनेंट लॉयर के आपके लेवल पर भी ओपिनियन लीजिए। अगर किसी भी कहने से अगर ओपिनियन कुछ मिलता है जो आपके लिए आपकी अपेक्षा अनुरूप है तो हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। तो उन्होंने भी कहा है कि हम अपना ओपिनियन लेंगे। तो ये सब ओपिनियन इकट्ठा करके हम लोग फिर डिटेल में भारत के अटॉर्नी जनरल को ओपिनियन लेंगे, क्योंकि भारत सरकार हो या गोवा सरकार हो, हमारा ये परसेप्शन है, हमारी ये धारणा है कि अटॉर्नी जनरल का ओपिनियन हमारे लिए अंतिम अथॉरिटी है और उस ओपिनियन के आधार पर फिर कार्रवाई होगी। पहली बात, ये जो इशू है इसमें 2 महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी है। एक तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं और दूसरी ओर सरकार की, मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों की सबकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना। तो ये पहली जिम्मेदारी, और मैं गोवा की जनता से अपील करूंगा कि बहुत शांति प्रिय गोवा की जनता रही है। भारत सरकार और गोवा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी, हम सब लोग जो आर्थिक कठिनाइयाँ, हमारे लेबर्स है, ट्रक ओनर्स है, बार्ज ओनर्स है, जो बैंक में ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके आर्थिक स्थिति की अड़चनों के बारे में वी आर ऑल सिंपैथेटिक। इन गरीब लोगों के बारे में हमारी सबकी चिंता है और जो गरीब लोग हैं स्टेक होल्डर्स, इसमें हम जानते हैं कि एक बार जो बड़े माइन ओनर्स हैं उनके लिए समस्या है, पर उनकी आज एकदम जमीन पर रोटी यानी ब्रेड बटर का प्रॉब्लम नहीं है। ये जो गरीब लोग हैं इनका रोजी रोटी का प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ाने का प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम पूरी तरह से सिंपैथेटिक हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से
पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के साथ साथ उनकी आज की परिस्थिति में उनके एम्प्लॉयमेंट को, उनके रोजगार को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी दूसरी प्रायोरिटी है। और ये प्रायोरिटी के लिए स्वाभाविक रूप से जजमेंट के आधार पर कुछ भी उपाय निकल सकता है। तो उसके लिए भारत सरकार और गोवा की सरकार दोनों का भी रुख पॉजिटिव है और इसीलिए हम लोग सब ये प्रयास कर रहे हैं। दो तीन बातें आई आज जब स्टेक होल्डर्स ने रखी है, कहीं ट्रक ओनर्स के बैंकों में कर्जे है, बार्ज के वाले हैं, उसकी चर्चा हुई है। उसका निर्णय हमारे कैबिनेट की चर्चा में, मंत्रिमंडल में उस विषय के बारे में हमने प्राथमिक चर्चाएं की है, कुछ सुझाव मैंने दिए हैं, पर इसका अंतिम निर्णय कैबिनेट को लेने का वो करेंगे। जो लेबर्स है उनके बारे में भी क्या कर सकते, ये भी निर्णय कुछ करने का अगर अधिकार है वो भी कैबिनेट में किया जाएगा। जो 88 माइंस को छोड़कर बाकी एक्टिविटीज शुरू कर ये एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या? ट्रक वालों को, बार्ज वालों को कुछ काम मिल सकता है क्या? तो जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पर उसकी कार्रवाई प्रशासन करे, ये भी सूचना उनको दी है। जो डंप पड़ा हुआ है उसके बारे में उसका ई ऑक्शन करके वो तुरंत कुछ काम शुरू होगा, तो उसके कारण बार्ज वालों को, ट्रक वालों को कुछ काम मिल सकता है क्या, ताकि उनका और जो हमारे गरीब बेरोजगार मजदूर है उनका रोजगार प्रोटेक्ट करने को मिल सकता है क्या, वो भी कोशिश की जा रही है। तीसरी बात, थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ऐसा न हो कि अगर ये बात अगर कोर्ट में नहीं मान्य होती तो फिर आगे क्या करना, ये भी समस्या है। 2-3 ऑप्शंस आए हैं, मैं उसकी चर्चा यहाँ करना उचित नहीं समझता, पर उसका लीगल वेरिफिकेशन किया जाएगा और उस ऑप्शन में अगर भारत सरकार का सहयोग अगर गोवा सरकार को लगता है तो वो भी मदद हम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद ही उस ऑप्शन के ऊपर निर्णय कर पाएंगे। प्रयास ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जल्दी शुरू हो जाए, ताकि गरीब कामगारों के और जो स्टेक होल्डर्स है, जो गरीब जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया है, उनको किसी भी प्रकार से हम जल्द से जल्द कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसर्न विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड विद द फेडरल गवर्नमेंट। तो हम इसमें मार्ग निकाल रहे हैं। गोवा सरकार के भी मनोहर पर्रिकर जी अमेरिका में है, मेरी कल उनसे बातचीत हुई है, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कम से कम 6 सप्ताह वहाँ रुकना पड़ेगा। और जो मेरी वहाँ बातचीत हुई, जाने के पहले भी हुई, उसके बाद में भी हुई, वहाँ के डॉक्टर से भी बातचीत हुई है, तो सबने ये आशा व्यक्त की है कि निश्चित रूप से इनसे उनको रिलीफ मिलेगा और उनकी प्रकृति अच्छी होकर वो वापस आएंगे। और हम सब लोगों की शुभकामना और शुभेच्छा उनके साथ आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा 2 महीने का ट्रांजिट पीरियड है, उसमें मंत्रिमंडल के जो 3 मंत्री जिनको मनोहर जी ने नियुक्त किया है वो बहुत मैच्योर्ड है और मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से आज की स्थिति में तीनों के इसमें कैबिनेट की जो हमारी समिति उसके आधार पर जो 2 महीने जो हम कर सकते हैं उसके बारे में विचार करेंगे। मैंने मनोहर जी मेरे पास आए थे जब उनका स्वास्थ्य अच्छा था, तो ये सभी मंत्रियों का कहना था कि फिलहाल जरा आर्थिक स्थिति भी गोवा की थोड़ी हमारी अड़चन है, आप कुछ मदद करिए। तो ये जो हमारे मांडवी रिवर पर जो ब्रिज L&T बना रही है और उसका रिंग रोड 100 करोड़ का है, ब्रिज 800 करोड़ का है। तो मुझे गोवा सरकार ने एक समय लिख कर दिया था कि इसका पूरा खर्चा हम करेंगे, पर बाद में मनोहर जी और जोड़ीकर जी और बाकी भी लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये मुश्किल है। वैसे मैंने गोवा में काफ़ी पैसे दिए हैं, मैं भी, मेरा डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट था कि अब इतना सब किया है तो अब ये जिम्मे इन्हें लिख के दिया है तो ये कैसे देना, हमारे एपी का ऑब्जेक्शन भी था। पर विशेष रूप से ये परिस्थितियाँ जो आई है, जो एक प्रकार के संकट है, उसको देखते हुए मैंने निर्णय किया आउट ऑफ जाकर कि ये करीब 100 करोड़ के रिंग रोड में उसमें से 50% 50 करोड़ और 800 करोड़ में से 400 करोड़, जैसे 450 करोड़ मैं तुरंत प्रपोजल आने के बाद गोवा सरकार को दूंगा। ब्रिज के काम में 400 करोड़ का काम आगे का जो होगा उसका पैसा हम देंगे, जो गोवा की लाइबिलिटी कम होगी। और जो रिंग रोड का काम उनने किया है एक काफ़ी कम हुआ है, 50 करोड़ हम देंगे, उसमें से
गोवा सरकार को 50% हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर भी ये पैसा कहीं ना कहीं आज के अड़चन की स्थिति में 450 करोड़ थोड़ा सा तुरंत दे सकते हैं आज की स्थिति में, जो गोवा सरकार के लिए थोड़ी सी सहूलियत के रूप में काम में आ सकता है। जो पोर्ट है उसका इस साल 25 करोड़ का लॉस होगा। वहाँ भी पेंशनर्स का प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, 25% सैलरी कम करने की बात हुई है, उसकी भी मीटिंग हुई। पहली बात, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ एनी एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, ये हमारी भूमिका ही रही है। और उसके बारे में इंटरनेशनल पैरामीटर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए सही में कितना पोल्यूशन हुआ है, नहीं हुआ है, पहले कितना था जब कोल जाता था, आज नहीं जा रहा तो कितना, इसका अध्ययन करके फिर इसके बारे में निर्णय करना होगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं, इसमें मैंने चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर को कहा कि इसके वे आउट निकालो। अब पहले ये बंद हो गया आयन और का हो जाएगा, फिर ये भी होगा, तो ये हमारे लिए मेस बन जाएगा, बेरोजगारों के लिए, गरीब लोगों के लिए अड़चन हो जाएगी। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि हमारे लोकतंत्र के 4 इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेटिव विंग एंड मीडिया। और ये विषय थोड़ा सा पॉलिटिकल विषय नहीं है, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी में यूनिटी है, गरीब लोगों के साथ, रोजगार के साथ जुड़ा हुआ इशू है। तो मुझे ये विश्वास है कि आप सबकी भी सहानुभूति गरीबों के साथ है, जो बेरोजगार है उनके साथ है। तो इसको उसके लिए भी मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करिए। अदरवाइज इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 3 बातें हमारे सोसाइटी में इम्पोर्टेंट हैं और तीनों का एक दूसरे से समन्वय है। मैं ही हर बार गोवा में आके कहता था कि इलेक्ट्रिक बस चलाओ, इथेनॉल बस चलाओ, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलाओ, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग शिपिंग का फ्यूल चेंज कर रहे हैं, इथेनॉल पर जा रहे हैं ताकि पोल्यूशन ना हो। पेड़ लगाओ, मैं नेशनल हाईवे के बाजू में पेड़ लगाने की योजना, अभी गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को हमने कहा था कि आप इसको पेड़ लगाओ। तो गोवा एक बहुत निसर्ग में सुंदर जगह है। इन्वायरमेंट के साथ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी पैसा अगर लगता है बेयर करेंगे, हमारा पोर्ट बेयर करेगा, हम उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पर जो काम चल रहा है वही बंद कर देंगे तो वोट तो सरकार का है, पर इसके कारण जो 3-3, 4-4 हज़ार लोग बेरोजगार होंगे वो फिर से नई समस्या होगी। तो इन सब इशू पर जो गरीब है, जो इसके ऊपर जिनकी जीवन और रोजी रोटी है, हम लोग इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ न करते हुए इन गरीब लोगों का एम्प्लॉयमेंट हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और दोनों के बीच में हमारा अप्रोच इंटीग्रेटेड होना चाहिए। भारत सरकार का भी वैसे ही है, गोवा की सरकार का भी वैसे ही है। और इन्वायरमेंट के साथ कोई हम लोग खिलवाड़ भी नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। उसके लिए जितने आवश्यक प्रिवेंटिव मेजर्स से वो लेंगे। और उसके साथ साथ दोनों जगह पर एक्सेंट्रिक अप्रोच नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। और उसमें से मार्ग निकाल कर हमको उनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल मेरा आज का बहुत अच्छी मुलाकात हुई और सबसे चर्चा हुई, सबका मैंने सुना। भारत सरकार इस समय पूरी तरह गोवा सरकार के साथ खड़ा है, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी और उनके सेक्रेटरी, दोनों से मेरी बातचीत हुई है। उनके साथ गोवा के मंत्रियों के साथ भी बात, श्रीपाद जी भी उसमें थे, सबके साथ बात हुई है। तो भारत सरकार में श्रीपाद जी और मैं दोनों मिलकर जो भी समस्या होगी दिल्ली में सुलझाने के लिए पूरी मदद करेंगे। हमारे 2 सांसद हैं वहाँ, सवईकर जी और अपने तेंदुलकर जी, वो भी वहाँ हैं, वो भी हमको पूरी मदद करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने आज गोवा के लिए अविनाश राय खन्ना करके हमारे पार्टी के प्रभारी करके उनको नियुक्त किया है। वो पंजाब के हैं, सांसद थे राज्यसभा में, बहुत अच्छे और मैच्योर्ड नेता हैं और मेरे साथ भी अध्यक्ष उन्होंने काम किया है, बहुत बड़े नेता हैं। उनको इस बार पार्टी ने इस स्थिति में पार्टी के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। वो पार्टी के बारे में मीटिंग लेकर और संगठन मंत्री की भी
नियुक्ति हुई है। अब दोनों आकर पार्टी के बारे में जो निर्णय करना वो करेंगे। सरकार के लेवल पर भारत सरकार और गोवा की सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा, क्या क्या अपेक्षा है, वो मैं और त्रिपाठी उसमें जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा जो अलायंस पार्टनर है उनसे मैंने अलग अलग बात करके उनकी भी बातों को सुना है और मुझे लगता है कि 2 महीने का ये टाइम है। मैं निश्चित रूप से विश्वास रखता हूँ कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करके मुख्यमंत्री जी वापस आएंगे और फिर एक बार सब स्थितियों में उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से उचित निर्णय करके सब मार्ग निकालेंगे। तब तक ये 2 महीने के कार्यकाल में हमारा पूरा सहयोग गोवा सरकार को है। मुझे लगता है कि इसमें से हम लोग निश्चित रूप से प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग यशस्वी होंगे। आप सब भी इस स्थिति में निश्चित रूप से सहयोग करिए और फिर से एक बार गोवा के सभी जनता को, विशेष रूप से माइनिंग में जो स्टेक होल्डर्स है जो चिंतित है, कल आंदोलन हुआ तो उसके बारे में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। मैं अभी चीफ सेक्रेटरी को मैंने सूचना दी कि अब जो कुछ हुआ है उसके बाद आप थोड़ा सा अभी आपके तरफ से भी किसी पर एकदम कार्रवाई मत करिए। ये बात अलग है कि जिन्होंने डायरेक्ट कानून हाथ में लेकर तोड़फोड़ किया है, जिनके फोटो वीडियो कैमरे में आए, वो तो अलग है, पर जनरली बाकी लोगों को इससे तकलीफ ना हो और हमारे तरफ से, प्रशासन के तरफ से और जनता की तरफ से अब शांति बहाल करने के लिए हम दोनों मिलकर प्रयास करें। और मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, आपके लिए मार्ग निकालने की कोशिश कर रहे हैं और भारत सरकार और गोवा सरकार मिलकर प्रयास कर रहे हैं और सब पर विश्वास रखकर आप समय दीजिए थोड़ा हमको। निश्चित रूप में उन सब लोगों के लिए राहत मिलेगी, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। मुझे जो कहना था मैंने कहा, मैं क्या पूछना था। आज मुझे अच्छा आनंद हुआ कि मैं बहुत दिनों से कह रहा था, मुझे लगता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट ये मेरी प्रायोरिटी है। 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा और 111 नदियों में 20,000 किलोमीटर की रिवर लेंथ, इसमें काफ़ी काम हमने शुरू किया है और पानी से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है। तो आज हमने फेरी सर्विस शुरू की जिसका उद्घाटन किया है और मैंने कहा कि यही एयरपोर्ट से आए हुए लोग पानी से ही अपने होटल में जाएं। तो आगे का ये कहा कि पानी से ही नए एयरपोर्ट तक पहुंच सकते क्या, इसको भी स्टडी कर रहा हूँ, जैसे वेनिस में है। तो मुझे लगता है आज उसकी शुरुआत हुई, खुशी हुई। फिशरमैन के लिए भी हमने बहुत अच्छी योजना की है। उसके लिए हम लोग एक फिशिंग टर्मिनल बना रहे हैं, तो कैंटीन होगा, गोडाउन होगा, ऑक्शन की सुविधा होगी और जो ट्रॉलर है उसकी स्कीम हमने तैयार की है जो 12 नॉटिकल के बजाय 200 नॉटिकल में समुद्र के अंदर जाएंगे और वो वेल इक्विप है। उसके लिए मुद्रा योजना में देना और सागरमाला में कुछ सब्सिडी देने की बात है, तो वो फिशरमैन के लिए भी उपयोग होगा। टूरिज्म के लिए भी, टूरिस्ट के लिए भी हम लोग अभी हमको एक रिपोर्ट मिला है फॉरेन एजेंसी का कि अगले 5 साल में 950 क्रूज मुंबई आएंगे। तो ये धीरे अलग, अभी अप्रैल से हम गोवा से मुंबई एक क्रूज शुरू कर रहे हैं, तो ये टूरिज्म से भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। हम सब तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ाकर गोवा का विकास करणे में पैसे बघा ऑक्शन करण्याच्या बाबतीतला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आहे आणि भारत सरकारची पण हीच भूमिका आहे। परंतु ऑक्शन करत असताना या खाणींकरता पुन्हा एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स घ्यावं लागेल, त्याच्यात वर्ष जाईल आणि मग त्या काळात मग कापण्या माईन्स बंद ठेवायच्या का, तोपर्यंत ट्रकवाले कामगार यांचं काय होईल। म्हणून ऑक्शन बाबतीत काय करा, त्याची कायदेशीर कारवाई आणि त्याची नोट तयार करण्याच्या प्रक्रियेला गोवा सरकारने सुरुवात केलेली आहे। पण यातल्या काही स्टेक होल्डर्सचं म्हणणं असं आहे की जुना पोर्तुगीज कायदा, आताचा कायदा, जे जजमेंट आहे त्याचं इंटरप्रिटेशन वेगवेगळं आहे, तर त्यांनी जे आक्षेप घेतलेला आहे त्याबद्दल त्यांच्या लीगल ओपिनियन प्राप्त करून त्याच्याबद्दल फायनल ते ओपिनियन बरोबर आहे की नाही, इंटरप्रिटेशन ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, त्याच्यावर आम्ही ओपिनियन घेऊ, त्यात काही असेल तर मदत करू, नाही तर पॉलिसी हीच आहे आणि त्याचबरोबर तशा दिशेने काम करून लवकरात लवकर हे कसं करता येईल। मग हे करायला वेळ लागेल, तर तोपर्यंत याच्यात न येणाऱ्या माईन्स सुरू करता येतील का त्वरित, त्यामुळे रोजगार कायम राहील का, ट्रकवाल्यांचं बाजूचं काम सुरू राहील का, पण डंप आहे त्याचं ई ऑप्शन करून काही करता येईल का, जेणेकरून काही करून ॲक्टिव्हिटी सुरू होऊन
एम्प्लॉयमेंट कसं प्रोटेक्ट करता येईल आणि दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरचा सन्मान करून पुढे कसं जाता येईल. आणि वी आर व्हेरी मच क्लिअर, आम्ही ट्रान्सपरंट आहोत. वी हॅव झिरो टॉलरन्स अगेन्स्ट करप्शन. आवर पॉलिसीज आर क्लिअर. सो जे जजमेंट आहे त्याचं प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करून स्टेक होल्डरचं समाधान करून आम्ही याच्यात पुढे जातो. नाऊ ऑल ऑफ द लीगल थिंग्स आर इन द प्रोसेस. Today, lot of stakeholders raise a lot of legal objections, and there is a difference of opinion regarding the judgment of the Supreme Court regarding interpretations. And if someone stakeholder is challenging that this is a interpretation, I am not a proper person that who can give the answer for this question. So, with the help of all cabinet ministers and our chief secretary, we plan that under this opinion we will take the opinion from the authority. And if suppose we get the opinion, we will go to Attorney General and we will obtain the opinion from him. On the basis of that, we will start the action. How long this process will take place? We try to do it as early as possible. Within 8 days, we will take the opinions. Tomorrow also, I am meeting with the Advocate General of Goa. Then all this opinion when we receive, we will go to Attorney General. And final his verdict, his opinion, we will give them all opinions of different lawyers and other people, and whatever the final verdict, opinion which is given by the Attorney General, on the basis of that we will decide the policy for the state government and central government. This is our mutual understanding. सर, या पार्श्वभूमीवर गोव्यात कोळशाची आयात वाढवण्याचा विचार आहे का? कोळसा इकडे पहिले जो आहे तोच ते येत नाही, त्याच्यात तर प्रॉब्लेम. आता आयात कुठे वाढव? जे आहे कसं आहे की एखाद्या मुलाने सांगितलं की मी परीक्षेमध्ये, जसं तुमच्या मीडिया करता चांगलं उदाहरण आहे, एखाद्या पेपरचं सर्क्युलेशन आहे, त्यांनी सांगितलं सरकारला की माझं 50,000 सर्क्युलेशन राहील, त्याने 65,000 केलं. तू का वाढवलं सर्क्युलेशन? आता एक गोष्ट तुमच्या बिझनेस आहे, मोर सर्क्युलेशन मोर लॉसेस. मीडियामध्ये असं आहे, पण इथे तसं नाही. आता मला सांगा, एखादी पॉवर प्रोजेक्ट टाकला, सगळा इम्पोर्टेड कोल आहे, त्याला म्हटलं की तू याच्यावरती आणायचं, तो काय 6 महिने 4 महिने प्लॅन बंद थोडी ठेवणार. म्हणून मी असं सुचवलं की डोंट कॉम्प्रोमाइज विथ द पोल्युशन. किती माल येतो हा महत्वाचा नाही आहे, आणि तुम्हाला पाहिजे तेवढे प्रिव्हेंटिव्ह मेजर लावा, बेस्ट इक्विपमेंट लावा ना. रस्त्यावर पोल्युशन झालं पाहिजे. आणि काही वेळा दिल्लीत आमच्या असं लक्षात आलं की पोल्युशन गाण्यामुळे होतं म्हणून ऑड इव्हन फॉर्म्युला लागलं. सध्या तुमचे जे पोलीस प्रमुख आहेत ना, ते दिल्लीत होते त्यावेळी, माझ्यावर काम करत होते. सगळीकडे मीडिया लिहिलं की गाड्या खूप झाल्या. मग ऑड इव्हन फॉर्म्युला लावला, पोल्युशन कमी व्हायचं आहे, जे वाढलेलं दिसलं. मग ऑड इव्हन लावून जर पोल्युशन वाढलं, याचा अर्थ पोल्युशन केवळ गाड्यामुळे झालं असं नव्हतं. मला लक्षात आलं की रस्त्याच्या बाजूला गाड्या जेव्हा धावतात तेव्हा मातीवरती येते. दुसरं मी आज सुरू प्रीकास्ट झालं पाहिजे सगळ्या ठिकाणी. रेडीमेड कॉन्क्रीट प्रीकास्ट झालं पाहिजे. घरं आता प्रीकास्ट करून एका फॅक्टरीत करून मग आणून लावायची, असे आम्ही पूल तयार करतोय. साईटवर नाही काय करायचं, प्रीकास्ट मॅन्डेटरी करा, जे सिमेंट आणि रेतीमुळे होणार नाही पोल्युशन. मग रेडीमेड कॉन्क्रीट कंपल्सरी करा. रोडच्या बाजूला झाडं लावल्या, त्यात माती न राहता त्याचं बरोबर कॉन्क्रिटिंग आणि ते ब्लॉक्स लावा की जेणेकरून माती उडणार नाही. असे छोटे छोटे पुष्कळ. आता ही परळी आहे, परळी म्हणजे राईस स्ट्रॉ, तर ते दिल्लीत सगळीकडे जाळतात. तर मग नंतर आता आम्ही निर्णय घेतला, आता आमची कॅबिनेट आली की परळी जी आहे ही जमिनीत दाबण्याकरता आम्ही मशीन्स घ्यायला सबसिडी दिली. आणि आता 1 टन परळीपासून 280 लिटर इथेनॉल तयार होतं. ती पॉलिसी येऊन राहिली, पेट्रोल मिनिस्ट्री आणली आहे की कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राईस स्ट्रॉ बघा आणि परळी याच्यापासून इथेनॉल बनवून आणि इथेनॉल पेट्रोल टाका. असे निवडणारे ऑप्शन्स आहेत. तसं आपण स्टडी करा, सायंटिफिक मेजर फिक्स करा, आणि काय असेल तर करा. नाही ते हा म्हणतो म्हणून पोल्युशन, तो म्हणतो म्हणून पोल्युशन, त्यांनी कुठं असं तर काही सरकार चालत नाही. यू हॅव टू प्रूव्ह दॅट की तुम्ही जेव्हा आता मी बोलू इच्छित नाही, पण मी आज आकडेवारी पाहिजे. जेव्हा कोल जात होता रस्त्याने तेव्हाचं पोल्युशन आणि आता बंद आहे कोल, ते यात काहीच फरक नाही. त्यावेळी मी त्यांना म्हटलं की तुम्ही याच्यातलं नीट स्टडी करा, नीट इक्विपमेंट बसवा, आणि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज. तुम्हाला जर वाटतं तर 4 रिस्ट्रिक्शन्स टाका की बा यात तुम्ही अजून काय. एकाने केलाय की ट्रकमध्ये कोळसा ठेवायचा, त्याच्यावर ताडपत्री लावायची आणि त्याला सील करायचं, आणि सील करून त्याला कुठे इतकं एटिक कुठून काही जागा ते जाऊन जिथे कोळसे तिथे बाहेर काढायचा.
दुसरा आम्ही पहिले 7 रॅक घेत होतो, आता 9 रॅक चालले आहेत. तर मॅक्झिमम रेल्वेने ट्रान्सपोर्ट करायचा. असे ऑप्शन्स आहेत. ते जे सांगतील त्याच्यावर आपण मार्ग काढू. पण ओव्हरऑल बंदच करून टाका सगळं. हे बंद करा, ते बंद करा, ते बंद करा. ते म्हटलं लोकांनी कुठे जायचं, रोजगार कसा होईल. म्हणून इन्व्हायरमेंट पण पाहिजे आणि डेव्हलपमेंट पाहिजे, याच्यामधला इंटिग्रेटेड अप्रोच ठेवायला पाहिजे असं म्हणतो. Nitinji, you yourself has agreed that there is the state economy has been affected. Do you think that this is a right time for the state to raise the special status issue with the economic special status issue with the center? देखिए, हमारे संविधान में स्पेशल स्टेटस की बात ही नहीं है. अब वो नई वो नया विषय आप क्यों शुरू करते हैं. देखो 15,000 करोड़ रुपए दिए गोवा को, मिले क्या आज तक. आप पैसा मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रही, वर्ल्ड का आइकॉन जैसे ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, कंक्रीट के रोड बन रहे हैं. हम लोग पोर्ट में भी सब बातों में अभी टूरिज्म बढ़ रहा है. हम लोग सी पेन ला रहे हैं, कैटरमैरन ला रहे हैं, क्रूज सर्विस शुरू कर रहे हैं, क्रूज टर्मिनल बना रहे हैं, फिशिंग के लिए कर रहे हैं. देखिए, बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट and there is a competition that everyone want to prove that he is economically, educationally and socially backward. No one, suppose he may be forward Goa party is here, I am not talking about that. But anyone is forward, he want to claim that I am backward. So there is a competition in the country that everyone want to prove that I am backward, I am backward, I am backward. What is going to happen to this country? This is not going to solve the issue. Because special status is related with the economic package. In Andhra Pradesh, I am giving 2 lakhs crores for road construction. I am making Polavaram dam of 60,000 crores. Already 10,000 crores income of farmers is already increased because of that canal between connecting water of Godavari to Krishna in Amravati. Now I am making 2 schemes of 1 lakh crores. Out of water, 3,000 TMC water going to the sea. Now I have a 2 scheme by which 750 TMC water I am planning to give to Karnataka, Tamil Nadu, Andhra and Telangana, which is going to solve all the water issues in the states. So government is doing it. Why are you making it? Otherwise, suppose everyone is demanding special status. If you are giving special status to every government, it is meaningless. Just like a reservation, if you are giving reservation to 100% people, it means there is no reservation. So these are the political issues, and we are very much cautious. Our government is very much supporting to Goa. We are already giving lot of financial aid to Goa. First time in the history of Goa, you compare with last 20-30 years of history, and you just take it. So I feel that this is not a relevant subject to raise this issue. गडकरी साहेब, काल आम्ही रिपोर्टिंग करताना एक बाब प्रकर्षाने लक्षात आली की सरकारच्या विरोधात प्रचंड असंतोष लोकांनी जाहीर केला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की सरकारने योग्य वेळी योग्य कारवाई केली नसल्यानं त्यांच्यावर ही परिस्थिती निर्माण झाली. काय म्हणणं आहे तुमचं याच्यावरती? एकंदरीत असं असतं की जेव्हा एखादा क्रायसिस तयार होतो तेव्हा लोकशाहीमध्ये जनतेचा अधिकारच आहे की ते सरकारवर आणि मंत्र्यांवर लोक नाराज. कारण शेवटी मुलगा जेव्हा रागवतो तो आई वडिलांवरच रागवतो. त्याच्यामुळे त्यांना अशा प्रकारे वाटतं की सरकारने काय केलं. पण सत्य असं आहे की आम्ही जनतेच्या बाजूने आहोत. आम्ही आजच्या इकॉनॉमिक क्रायसिसमध्ये चिंतित आहोत. म्हणून तर मी लगेच दिल्लीहून इथे आलो, पार्लमेंट सोडून आलो. प्रधानमंत्री चिंतित आहे आणि आल्यावर दिवसभर, आज सगळ्यांबरोबर दिवसभर काल रात्रीपासून मी सतत बोलतो आहे मार्ग काढायचा. आणि मी सांगितलं की या सगळ्यांच्या सहकार्याने काय काय मार्ग निघू शकतात तो प्रयत्न आम्ही आज केलेला आहे. आणि म्हणून मी जनतेला विश्वास देऊ इच्छितो की तुम्ही नाराज होऊ नका. कठीण स्थिती आहे. हा निर्णय, ही परिस्थिती आली आहे, याच्यातनं भारत सरकारने कुठला निर्णय घेतला आहे ना गोवा सरकारने घेतलेला आहे. ही गोष्ट खरी आहे की लोकशाहीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेलं हे जजमेंट आहे. जे कोणी आपल्या गोव्यातले गेले होते कोर्टात, त्यांच्या ॲप्लिकेशनवर त्यांनी केलेल्या घेतलेला निर्णय आहे. आणि लोकशाहीमध्ये आपण कोर्टाचा सन्मान केला पाहिजे. म्हणून त्या निर्णयाच्या अधीन राहून देखील आम्हाला जनतेचे प्रश्न जे आहेत ते किती संवेदनशील आहेत याबद्दल आम्ही सगळेजण अतिशय संवेदनशील आहोत. आणि म्हणूनच मी सांगितलं की या गरीब लोकांच्या पोटाचा प्रश्न ही आमची सगळ्यात मोठी प्राथमिकता आहे. मजदूर तेही लवकरच येतील आणि आम्ही सगळेजण मिळून लवकरच जनतेला रिलीफ मिळवून देऊ असा माझा विश्वास आहे. Who should be responsible for this completely mining stoppage?
It's a judgment from the Supreme Court. They have a right to give the judgment. How we can pick up the responsibility for that? So there was a demand for ordinance. One is for amending this Goa Daman and Diu Concession Act 1987. I think one delegation met you and they also demanded. And there was another demand of ordinance that government should come out, central should come out with the ordinance keeping against the Supreme Court verdict. Is it possible to come out with the ordinance? संभव नहीं है, हाँ संभव नहीं है, लीगली भी संभव नहीं है। ऐसा होगा तो हर जजमेंट में ऑर्डिनेंस निकलती है। Sir, this mining judgment will impact on election in the Lok Sabha election. देखो हम पॉलिटिकल नहीं सोचते, जो होगा सो होगा। इलेक्शन में लोकतंत्र में जनता का अधिकार है किसको वोट देना किसको नहीं देना, और जब तक हमारे साथ जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के साथ निभाना ये लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य है। और इसलिए आज के क्राइसिस में लोगों के हितों में काम करना, संवेदनशीलता का परिचय देना और एम्प्लॉयमेंट जो लोगों का है, इकोनॉमी है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना। So, ये हमारा sir, you will try to solve this crisis before Lok Sabha election? मैं ये चुनाव होना मैं ऐसे सोचता हूँ, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो होगा सो होगा, हमारा अच्छा काम हमने करना चाहिए, यही हमारा ये है। So there are a lot of talks of leadership change in Goa. कोई लीडरशिप चेंज नहीं होगी। मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री है, 2 महीने वो उपचार लेकर वापस आएंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और उनके नेतृत्व में गोवा और आगे प्रगति करेगा। इस प्रकार की कोई चर्चाएं बेसलेस है, उसका कोई संबंध नहीं। So but there is no update on Parrikar's मेरी कल पर्रिकर जी से बातचीत हुई, Yeah. उनकी ट्रीटमेंट शुरू है और मुझे विश्वास है डॉक्टर से भी बात हुई है और उनको निश्चित रूप से वो अच्छा So what is his illness? Can you just tell us why is this मुझे increasing? इससे ज्यादा चर्चा नहीं करनी। उनका स्वास्थ्य अच्छा है, ये डॉक्टर का डायग्नोसिस है और वो स्वास्थ्य अच्छा होकर आएंगे ऐसा Sir, one more thing. थैंक यू वेरी मच। Sir, one more thing. There was another issue which was raised, brought to your notice, I think, so Mr. Sardesha, South Goa MP, on the CDC issue. CDC issue. Churchill Alarma was there. वो इशू मुझे आज विजय सरदेसाई जी ने रखा और हमारे एक एमएलए ने दिया था चर्चिल ने। मैंने वो स्टडी किया है, मैं ना जा रहा हूँ दिल्ली और मैंने सवेकर जी को बुलाया है, मैं उनकी दोनों के बातों के आधार पर आई विल ट्राई टू फाइंड आउट अ वे आउट।